धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आजकल बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी की विदेश रूप में। लेकिन आज चर्चा करेंगे कि कैसे 23 साल का एक अमेरिकी नौजवान दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के घर में घुस गया, और किस लिए घुसा था, उसकी नीयत आखिर किस पर खराब थी, और चर्चा में उसके बाद ट्रंप के परिवार के अंदर से ही कौन आ गया है पूरी दुनिया में, विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखेंगे। और भी बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं क्योंकि ट्रंप ने पुतिन से बात की है, और उसके बाद अब पूरी दुनिया में एक चर्चा शुरू हो गई है कि पुतिन अब कौन सा और कैसा जवाब देने जा रहे हैं। हर पहलू से आपको कराएंगे रूबरू, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कैसा चल रहा है आपका हैदराबाद का दौरा सर? हैदराबाद बढ़िया जगह है, मौसम दिल्ली से तो बेहतर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और जहां तक लोगों से मिलने जुलने की बात है, फोन बहुत आ गए हैं लेकिन अभी बाहर जाना शुरू नहीं हुआ है। आज शाम से नहीं तो कल से मैं यह कार्रवाई शुरू करूंगा जी। हैदराबादी बिरयानी का लुत्फ लिया? वैसे ईद भी आ रही है, हो सकता है हैदराबादी बिरयानी का लुत्फ डबल हो जाए। ऐसे तो मिलेगा ही, लेकिन अभी तक किसी ने बुलाया नहीं है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं खाता हूँ, लेकिन जितना खाता हूँ हम्म। बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा जी। चलिए, स्वाद लेना चाहिए। खैर, अब जो है, आपने देखा होगा, आप साउथ इंडिया में हैं तो वहीं से खबर आ रही है बेंगलुरु से। आरसीबी अपना जश्न मना रही थी, भगदड़ मच गई चिन्मया स्वामी स्टेडियम में, लोग मर गए हैं। मेरा सवाल ये है कि ये एक्टर हुए, क्रिकेटर हुए, लोग इनके पीछे इतने पगलाए क्यों रहते हैं? ये कोई समाज सुधारक थोड़ी हैं। एक तो सबसे पहली बात कि जहां तक सुधार की बात है, जिसे अंग्रेजी में रिफॉर्म कहते हैं, आज के समय में इसका मतलब है कि जनता को बेवकूफ बनाना है। जहां तक ये सेलिब्रिटीज, ठीक है, उनको खास चीज में बहुत महारत है जो हम सामान्य लोग नहीं कर पाते हैं। और वह भी जब फिल्मी बैकग्राउंड में बनाया जाता है। यहीं हैदराबाद में भी फिल्म लैंड है जहाँ की फिल्म की शूटिंग होती है, बड़े बड़े उसकी होती है। तो मैं गया हुआ था, पिछली बार आया था तो देखने हम्म। के लिए कि लकड़ी का घोड़ा बैठा हुआ, हीरो हीरोइन आप भी बैठ सकते हैं, और उसको हिलाते हुए दिखाया जाता है, और पीछे से बैकग्राउंड आवाज दिया जाता है, और सारा जो बैकग्राउंड वो मूव करता है तो ऐसा लगता है आप आगे दौड़ रहे घोड़े पे बड़ी तेजी से कर रहे हैं, तलवार से मार रहे हैं, वगैरह वगैरह कर रहे हैं। तो ये सब का जो इफेक्ट है, लाइट साउंड वगैरह वगैरह, जनता के दिमाग में आता है कि यह महापुरुष या महानारी या जो भी है। हम्म। लेकिन यह लोग जहां तक सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों, फिल्म लाइन के हों, फुटबॉल के हों, फुटबॉल के तो पागल हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने कहा था कि फ्रांस जब जीते थे तो जबरदस्त मारपीट हंगामा हुआ था। हमारे यहाँ क्रिकेट के ऊपर हो रहा है। हम्म। तो मीडिया भी पूरी तरह से कोशिश करती है कि लोगों को इनके पीछे पागल बनाया जाए, क्योंकि ये लोग पैसा कमाने का आधार बनते हैं। और जी। दूसरे, आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको बरकरार रखने में साथ देते हैं। आप हम्म। देखेंगे कि ये लोग जहां जहां भी बड़े बड़े लोग जाते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे देश में, अन्य देशों में तो हम्म। बड़ी जाते हैं, अदब से झुकते हैं, दिखाते हैं। तो यानी लोगों को जो हीरो हैं उनके लिए हीरो बनते हैं। चूंकि उनके पास सत्ता है, ना कहें तो पीछे से बहुत तंग कर सकते हैं, वहां का हम्म। CIA हो या यहाँ का CBI हो। तो अंततः मैं यही कहूंगा कि हम पागल हैं तो ठीक है, लेकिन सोच समझ कर बने। क्योंकि यह जितने सब हैं, अपनी कला के खास गुण को छोड़ दें तो यह लोग अज्ञानी, अंधविश्वासी और महामूर्ख होते हैं जी। महाधंधेबाज भी होते हैं सर, क्योंकि रिपोर्ट छपी है कि अयोध्या में 3 जमीनें खरीद चुके हैं अमिताभ बच्चन। बताइए कितनी अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। इतनी उम्र में कितना कमा रहा है वो बंदा, उसका बेटा भी नहीं कमा पा रहा है, लेकिन फिर भी भूख कितनी है कि उस अयोध्या में जाकर जमीनें खरीद रहे हैं। कल को वहां पे 5 स्टार होटल बनाएंगे और बहुत बड़ा धंधा खड़ा करके जाएंगे अपनी आने वाली हम्म। पीढ़ियों के लिए। खैर, अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं विधिवत रूप से, और पहला जो अपडेट है वो आ रहा है मुर्शिदाबाद से। कह रहे हैं कि घुसपैठियों का पीछा करते हुए बीएसएफ का एक जवान बांग्लादेश पहुंच गया और वहां के लोगों ने पकड़ लिया, हालांकि अब छूट गया। क्या हुआ सब कुछ? हाँ, वही हुआ जो आपने कहा। वो चलते चलते गलती से, अच्छा है कि बांग्लादेश में घुसा, उधर तो पाकिस्तान में भी घुस गए थे। हालांकि बड़ी मुश्किल से वापस आ चुके हैं वो। और ये जो हैं जब अंदर पकड़े गए तो वहाँ के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है, या
उसको बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश कहते हैं, हमारे बीएसएफ का इक्विवेलेंट है। उन लोगों ने इसे छुड़ाया और इनकी फ्लैग मीटिंग हुई, यानी इक्विवेलेंट रैंक का दोनों तरफ से मिले, और बहुत जल्दी ही कुछ घंटों में इनको रिहा कर दिया गया। और बीएसएफ का स्टेटमेंट यह है कि सुरक्षित हैं, अच्छी हालत में हैं, कोई भी इनके ऊपर इस तरह की मारपीट वगैरह नहीं की गई थी। तो हम्म। बांग्लादेश की तरफ से मैं कहूंगा कि एक अच्छी तरह की एक संकेत दिया गया है। सबके बावजूद भी देखो दोस्त, हम दोनों दुश्मन नहीं, हमें अपने अपने जनता को बेवकूफ बनाना है, हम्म। इसलिए हम तुम्हें लाल आंख दिखा रहे हैं। तुम्हारा बंदा हमारे यहाँ आ जाता है तो हम छोड़ देंगे, हम मारपीट नहीं करेंगे। जी। बहुत अच्छी बात है, दोनों अपनी जनता को मूर्ख बना रहे हैं। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है वियतनाम से, और बड़ी चौंकाने वाली खबर है, और उस खबर को भारत के संदर्भ में देखने समझने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ गिरिराज साहब सिंह टाइप के लोग जो है रात दिन कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। वहां कहा जा रहा है कि 2 बच्चों को लेकर जो कानून बना हुआ था अब उसको खत्म किया जा रहा है। साथ ही महिलाएं जो वहां गर्भवती होती हैं और गर्भ में ही बच्चियों की हत्या कर देती हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो क्या चीन हो या वियतनाम हो या तमाम और दुनिया भर के जो देश हैं, अब उन्हें समझ में आने लगा है कि बच्चों की पैदावार जो रोक रहे थे वो गलत कर रहे थे? इसमें कई बातें हैं। जो एआई से मैंने डेटा लिया, वह कहता है कि 1999 से 2022 तक, यानी अभी हाल फिलहाल में, वहां का जो था सो पर वुमेन, यानी हर औरत जो है सो 2.1 बच्चे देती थी। यानी 100 महिलाओं को ले लें तो 201 बच्चे मतलब पैदा होते थे, 210। लेकिन अब जो है यह 2024 में घट के 1.91 हो गया है, यानी कि 100 महिलाओं पर 191, यानी यह काफी तेजी से घटा है। यह घटाव बाय द वे पहले भी संभवतः चर्चा की थी, या मैंने कहीं और कहा है। जापान, दक्षिण कोरिया में हो रहा है, और उन देशों में ज्यादा हो रहा है, जैसे कि बाइडेन ने अपने समय में कहा था, जो लोग बाहर के लोगों को आने पर रोक लगाते हैं, हम्म। शुद्धता करते हैं कि हमारे यहाँ शुद्ध हो, बाहर के लोग आएंगे तो हमारा रेस मिक्स हो जाएगा, और जिसमें ये लोग उसमें शामिल हैं। और इसमें वियतनाम भी शामिल था, मुझे नहीं पता था। हांगकांग तो खैर अब चीन का हिस्सा हो गया, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ता। ताइवान भी है। और जहां तक और लड़के लड़कियों का जो बात है, अभी वहां पर जो हालात है, यदि वह चलता रहा तो 2039, यानी अगले 13 से 14 वर्षों में 15 लाख बच्चे, मतलब मर्द जो है, लड़के और मर्द जो हैं, 15-16 साल से लेके 49 वर्ष तक, वह एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और ये हालत चल रहा तो 2059 तक आते आते करीब 25 लाख एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जो कारण आपने बताया उसकी संभावना है, हालांकि वियतनाम में कानून ऑलरेडी है। हम्म। आश्चर्य यह नहीं है कि इस कानून की जरूरत पड़ रही है। यदि वियतनाम एक समाजवादी देश है तो हम्म। वहां पे लड़कों लड़कियों में भेद क्यों? यह हम्म। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, और दिखाता है कि वहां का कल्चर, कम से कम दिखाता है कि वियतनाम में समाजवादी व्यवस्था नहीं है। और जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं वो कानून नहीं, पॉलिसी है। यानी 2 से अधिक बच्चा होगा तो तुम्हें ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ये राहत नहीं मिलेगा, बिजली पर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगेंगे। 1988 में ही था। और हम्म। अब आके जब हाल फिलहाल में उनका जो एक चीज जो हुआ है, प्लान्ड इकोनॉमी जो पहले था, यानी पूरे समाज में पंचवर्षीय 6 वर्षीय जो योजनाएं बनेंगी, बेसिकली यूएसएसआर से भी शुरू हुआ था, उसको मार्केट इकोनॉमी में, यानी प्रॉफिट पर आधारित करने की जब बात हुई, वहां के कम्युनिस्ट पार्टी को, लोगों को लगा कि हमें ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए, तभी संभव है जबकि प्रॉफिट को ये लोग हस्तगत कर ले, वैसे ही हम्म। जैसे पूंजीवादी देशों में होता है। उसके हम्म। बाद से ये समस्याएं बढ़ गई हैं, और हम्म। अब इन्हें कानून बनाना पड़ रहा है, बल्कि जिसको तीसरा बच्चा है उसको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। वाह, जी। आ गई अकल ठिकाने। वैसे हमारे यहाँ भूचाल मच रहा है, इनको पता नहीं कब अकल पैदा होगी इन तमाम चीजों पे, लेकिन इन सब चीजों पर समाज को खुद काम करने की जरूरत है। सरकार कोई अंकुश लगाने की कोशिश ना करे, ज्यादा बेहतर होगा। परिणाम यही बताते हैं। रूस और यूक्रेन की तरफ चलते हैं। लंबे समय से ट्रंप खामोश थे रूस और यूक्रेन को लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि भैया यूक्रेन जिस तरीके के हमले कर रहा है रूस में, उस पर ट्रंप कोई शाबाशी दें, या तो यूक्रेन को, या पुतिन के हक में कुछ बोलें। वो तो कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन कल उन्होंने 1 घंटे तक बात की, और उसके बाद जो मुद्दा निकल के आया वो ये कि वो कह रहे हैं कि पुतिन करारा जवाब देंगे। तो क्या वो पुतिन को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, या वो यूक्रेन को डरा रहे हैं अब? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन पहले, कि ट्रंप को बहुत समय हो गया था मीडिया में दिखाने का कि हमने कुछ चमत्कार किया है, और यह मौका था, इसलिए पुतिन से बात किया। पुतिन भी अपने बातों को बता नहीं पा रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज और यूक्रेन को कि देखो हम करारा जवाब देंगे।
तो इस 1.25 घंटे की बातचीत में इन्होंने ये बातें की, ईरान पे भी बातें हुई हैं। और मुख्य रूप से ये हुआ कि ट्रंप ने अब माना कि युद्ध विराम, युद्ध शांति जो है हाल फिलहाल में नहीं होने वाला है। और बदले में जो भी यूक्रेन और आसपास के क्षेत्रों में, कीव में जो अमेरिकी नागरिक है, उनको वार्निंग दी गई कि भाई संभल के रहो, पुतिन का करारा जवाब आ सकता है। और लोग वहां से फिर छोड़ के भागने की बात कर रहे हैं। और यही हुआ, कुछ खास इनकी बातें हुई नहीं है। आगे देखते हैं किस तरह से चीजें बदलती हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि पुतिन भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम्म। वही काम कर रहे हैं जो पहले जर्मनी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, इन दोनों के पहले, यानी मैक्रो और उसके पहले शोल्ज, और अभी जो नए आए हैं उनके पहले भी जो थे, जो हम्म। महिला थी जर्मनी की, हम्म। ये सब उन्होंने तो खुलेआम कहा था कि पहले 2014 से जो बात चल रहा था कि रूस से बात करने का मतलब था कि रूस देख रहा था कि केवल क्रीमिया ही नहीं बल्कि पूरे डॉनबास को अपने कब्जे में करना, क्योंकि नेटो आज नहीं तो कल आएगा। तो हमने जो भी इनसे बात की है, वार्ता की है, संधि किया है, उसका कारण यह था कि रूस को रोका जाए कुछ समय के लिए, ताकि यूक्रेन में पूरा का पूरा फोर्टिफिकेशन हो सके, आर्म्स सम्यूनिशन जा सके, वहां हम्म। के लोगों को ट्रेनिंग किया जा सके, वहां का जो न्यू नाजीवाद जो विचारधारा है उसको बढ़ाया ताकि जनता पागल हो जाए। ठीक। यह बढ़ाया जाता, किया जाता है। तो अब पुतिन, ट्रंप भी बाई लाज वही काम कर रहे हैं। जी। और ये जो अपने पॉप बने हैं नए लियो, ये क्या कह रहे हैं पुतिन को? अब पोप को यह दिखाना है कि हमें भी शांति चाहिए, हम धार्मिक नेता हैं, विश्व नेता तो कहें तो यही लोग ज्यादा हैं हमारे राजनेताओं से। और यह भी अपना मतलब कहते हैं कि जब मछली फंसाने के लिए है, मछलियां तड़प रही हैं, तो लोग अपना बंसी लेके जा रहे हैं, जबकि मछलियां उस हालत में नहीं खाती है, भले ही कोई फंस जाए जाल में, भले ही फंस जाए। खैर, तो ये भी थोड़ा बात किया दोनों ने। इससे बात किया, पुतिन ने अपना बताया कि हम लोग भाई, आपका तो अलग क्रिश्चियनिटी, हमारा अलग क्रिश्चियनिटी है, और लेकिन इसके बावजूद हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं, इसलिए हमें शांति रहना चाहिए, हमें शांति करना चाहिए। ऑर्थोडॉक्स और इनका जो कैथोलिक, इनके बीच में कोई लड़ाई नहीं है। हालांकि यूक्रेन हमारे जो ऑर्थोडॉक्स है, जिसका बेस रशिया माना जाता है, उसके अंदर में जो है उनके चर्चों पर आक्रमण करता है, गलत बात है। और पोप ने अपना कहा कि भाई शांति करना चाहिए, कम से कम आप ये तो बातें करें जिससे लगे जनता की ओर कि शांति की बात कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। हालांकि इनको बात लोगों की मरने की बात है, तो इनको गाजा के बारे में बात करनी चाहिए थी। इन्होंने हम्म। किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम। जी। और उत्तर कोरिया वाले शासक जो हैं, जो तानाशाह कहे जाते हैं, वो कूद कूद के आ रहे हैं और कह रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ हम रूस के साथ खड़े हैं खुलकर। अब खुलेआम रूप से आ गए हैं। वहां का एक मोर्टार है, खास है, मतलब पावरफुल है, जो दिखाते हैं ना, आगे से वो निकलता है, पीछे से वो लंबा टाइप का होता है, उसको छोड़ते हैं। तो वो मोर्टार जो है, ये देखा गया कि रूसी सैनिकों के पास आ गया, यानी वो हजारों की संख्या में आ रहा है, लाखों की संख्या में इसके केवल मोर्टार है नहीं, टैंक है, चूंकि कंपैटिबिलिटी है, उनके टैंक का गोला हमारे भी टैंक से जा सकता है या तोप से जा सकता है। तो लाखों की संख्या में उत्तरी कोरिया से यहाँ आ रहा है, खुलेआम आ रहा है, इसके बावजूद कि दक्षिण कोरिया और दूसरे लोग शोर मचा रहे हैं। फ्रांस का भी मैक्रो खूब शोर मचा रहे हैं कि वहां से क्यों आ रहा है। लेकिन अब इन्होंने खुलेआम मान लिया कि हमारे सेना भी गए थे और 600 लोग मारे गए थे, दक्षिण कोरिया से भी कहा गया है। इसका मतलब जो था यूक्रेन का ये दावा कि यहाँ के लोग लड़ रहे हैं, नंबर वन सही था। नंबर टू कि 20,000 सफाया कर दिए, वो गलत था, 600 लोग मारे गए और हम्म। 1,000 से अधिक लोग घायल हैं। लेकिन अभी जो रूस के सिक्योरिटी के चीफ जी। जो गए थे वहां पे, और हम्म। इनसे बातचीत जो दोनों के बीच हुई, इस दौरान कहा, इसका मतलब ये लोग आगे का भी विचार करें कि आगे आने वाले समय में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होता है तो नॉर्थ कोरिया का क्या उसमें रोल होगा। डायरेक्ट कुछ नहीं कहा है, लेकिन किम ऑन ठीक है। जून ने कहा कि जो भी होगा हम रशिया के साथ हैं। जी। अब इसी बीच एक खबर छपती है कि अब मेट्रो जो है वहां के, पहले तमाम मूर्तियां तोड़ दी गई थी जोसेफ स्टालिन की, अब वहां पे लगाई जा रही हैं। तो क्या जोसेफ स्टालिन की मूर्तियां लगवा कर अब पुतिन जो है वो दिखा रहे हैं कि मैं दूसरा जोसेफ स्टालिन बनने जा रहा हूं? एक डेटा करीब ये विक्ट्री डे जो विजय दिवस हुआ था उसी के समय ये चीजें हुई हैं जो आप कह रहे हैं। और बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई वहां पे स्टालिन की।
और खासकर उसको बनाया गया जो 1950 में बना था, लेकिन खुश्चेव के आने के बाद 1960 में कभी तोड़ दिया गया था। ना उसका फोटो था ना कुछ था। जो जहां तहां कुछ पुराना कुछ मिला उसके आधार पे लोगों ने फिर से वो पूरी बनाने की कोशिश की गई है। और जो इसके डिजाइनर है वो कह रहे हैं कि पूरी ऐतिहासिक रूप से तो हम उसको नहीं ला सकते वापस, जो स्टालिन की जो ओरिजिनल मूर्ति थी वहां मॉस्को में। और उसका कलर, उसका एजेस, किनारा, उसका जो एक सजावट था वो। लेकिन अब हमारा आइडिया यह नहीं कि हम मूर्ति की स्थापना करें, बल्कि आइडिया यह है हम्म। कि अब हम स्टालिन के विचारों को जनता के बीच में लेकर जाए। पहला हम्म। तो ये हुआ। दूसरा, ये डेटा मेरे सामने नहीं है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में जो हम्म। स्टालिन को पॉजिटिव मानते हैं, पूरे रूस में ही नहीं बल्कि विश्व में, रूस में दुगुना से अधिक हो गया है। जैसे हम्म। पहले 30-35% थे, तब 60-65%, दुगुना के आसपास। डेटा भी मेरे सामने नहीं इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मान लेते हैं दुगुना से थोड़ा कम ही है। तो लोग अब फिर से स्टालिन को पढ़ना शुरू कर चुके हैं, केवल मार्क्स और लेनिन नहीं बल्कि इसका। और ये हम्म। ऐसे मौके पर जबकि विजय दिवस का 80 वर्ष था, और मेट्रो का जहां तक बात है, जिसमें मैं गया हूं देखा हूं, बड़ा ही खूबसूरत है। उसका 90वां एनिवर्सरी है, जो स्टालिन के समय में मना था। हम्म। स्टालिन को इंडस्ट्री से और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत प्यार था। उनका कहना था कि समाजवाद या विचारधारा यदि हमारी इंडस्ट्री डेवलप करती है, लोगों को समय बचता है, लोग ऊंचे ऊंचे उत्पादन के तरीकों में शामिल होते हैं, तो खुद ब खुद जो जाहिलता है, अज्ञानता है, वो वो खत्म गायब हो हो जाए। जाएगा। जहां तक पुतिन की बात है, अब तो वो कह रहे हैं कि वोल्गोग्राद, जो ओरिजिनल नाम स्टालिनग्राड था, फिर से स्टालिनग्राड कर देंगे। इसलिए वहां की जो वामपंथी जनता है वो पुतिन के साथ है। और हम्म। पुतिन कहीं से कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन पुराने लोग उनके साथ आ रहे हैं। जैसे आज भी कुछ दक्षिण एक्सट्रीम दक्षिणपंथी, जिन्होंने गांधी की हत्या की थी, गांधी दिन के दिवस के दिन पर जाके माला डाल देते हैं, इसलिए थोड़ी कि प्यार है। तो ये चीजें हैं पुतिन के साथ, मेरी समझ है। अंदर हम्म। से कुछ और है तो ठीक है। जमाना नहीं जानता उसके बारे में, मैं भी नहीं जानता। वैसे अमेरिका। लास्ट में ये कह दूं जी। कि जी। 1,000 से अधिक वहां पे अब पुतिन का, ये पुतिन नहीं, स्टालिन का वो बन चुका है, जिसमें 900 पुतिन के समय की मूर्तियां हैं स्टालिन का। जी। चलिए ठीक है, देखते हैं, हो सकता है क्या फिर से वो बातें शुरू होंगी कि सोवियत यूनियन को बनाया जाए, क्योंकि ये भी चर्चाएं वहां पे चल रही हैं कि जिस तरीके से सोवियत यूनियन को खत्म किया गया उस तरीके से किया ही नहीं जा सकता था। अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पहला अपडेट है ट्रंप के हवाले से। ट्रंप ने 12 देशों के लोगों पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन अपने घर में 23 साल के नौजवान को घुसने से नहीं रोक पा रहे हैं साहब। ये 23 साल वाला मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन ट्रम्प की पोती है जिसकी प्रशंसा मॉस्को से भी मतलब आ चुकी थी, जब पहली बार इनकी ट्रम्प और पुतिन की बात हुई थी इस युद्ध के बाद या युद्ध के दौरान। तो इनकी पोती 18 साल की है, और ये लड़का 23 साल का जब पकड़ा गया तो कहता है मुझे इस लड़की से प्यार हो गया, शादी करना चाहता हूँ। तो हम्म। सिरफिरों का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भी खतरनाक काम इसने नहीं किया। देखते हैं छूट जाएगा। तो वैसे मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प का दिल आएगा कि भाई इसे शादी करवा दो। वैसा होने की संभावना तकरीबन हम्म। मतलब बहुत कम है, शून्य ना भी कहें तो। जहां तक पाबंदी की बात, अभी कोलोराडो में जो हाल फिलहाल में वहां पर आक्रमण हुआ था, ये हम्म। होते ही रहते हैं। तो कहते हैं कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो सब कर रहे हैं, और हम्म। इसमें नाम ले रहे हैं जैसे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इन्हीं के देश का बनाया हुआ है। म्यांमार, चाड, कॉन्गो, कॉन्गो भी फ्रांस और इन लोगों का बनाया हुआ है। इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, इरिट्रिया पूरी तरह से बर्बाद इन्होंने किया, बुर्किना फासो के ऊपर में है हम्म। और उससे सटा हुआ है। हेती, हेती के बारे में बात कर चुके, जो लैटिन अमेरिका में है। जी। और वह पूरा का पूरा अमेरिका ने ही उसको ओबामा के टाइम में बर्बाद किया है। ईरान, लीबिया, ये सब इनका बर्बाद किया हुआ है। सोमालिया, सूडान, यमन में इनका, इंग्लैंड का और सऊदी अरबिया, इन्होंने नेस्तनाबूद किया है, बच्चों को मारा है। और 7 अन्य देशों पे नाम बताने की जरूरत नहीं, जिसमें सेमी पाबंदी लगे कि यहाँ के नागरिक हमारे यहाँ नहीं आएंगे। और इससे कारण हो रहा है, अपने यहाँ गन कल्चर के कारण जो लोग मारे हैं, मर रहे हैं, उसकी चर्चा कर लेते, एक लाइन भी तो बोलते। बिल्कुल। जी। आपने सही कहा। वैसे ट्रंप और ट्रंप की पोती उस वक्त घर में नहीं थे, और खबरों में जो छपा है वो ये कि एंथोनी नाम का ये लड़का टेक्सास का रहने वाला है और दिसंबर में भी ट्रंप के घर में घुसने की कोशिश कर चुका है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक सरफिरा जो इश्क का मारा लग रहा है एक तरफा प्यार के, क्योंकि ऐसी कोई जानकारियां नहीं मिल पा रही है कि ट्रंप की पोती ने भी उसके बारे में कोई चीजें बताई हैं, अगर वो ट्रंप के घर में घुस जा रहा है
तो अगर मान लीजिए किसी को कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना हो, तो क्या वाकई में ट्रंप सुरक्षित है? अब रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई खबरों का। और यहाँ पर जो पहला अपडेट हमारे पास है वो आ रहा है यूएनएससी से। अमेरिका ने फिर से एक बार यूएनएससी में इसराइल के हक में वीटो किया। और उसके बाद क्या हम ये नहीं कह सकते सर कि उसने कह दिया इसराइल को जाओ और कत्लेआम करो और जनसंहार करो? यह तो खुलेआम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पांचवी बार वीटो लगाया है संधि पे अमेरिका ने, जबकि बाकी सारे 14 इसके पक्ष में थे। यहां तक कि पाकिस्तान के ही राजदूत ने अच्छी खासी निंदा की और उन्हें खुलेआम भी कहा कि यह जो आप काम कर रहे हैं वह आप सीधे कि सीधे आप इस जेनोसाइड में आप शामिल हैं। पाकिस्तान ने भी कहा, चीन ने भी बड़ी खुलेआम रूप से कहा। और उन्होंने कहा कि अब हम जो है इसको यूएन के जनरल असेंबली में लाएंगे, जहां पे 170 से अधिक देश है। वहां पे लाने से क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, या कहूंगा कि कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां तो लीगली बाउंड नहीं है, जबकि यहाँ पे लीगली बाउंड है। यानी हम्म। यूएनएससी से जो आता है, उसके बावजूद इसराइल तुम्हारी बात नहीं मानता है, तो तुम क्या कर सकते थे? यानी जनसंहार को पूरी छूट, पूरी ताकत। और अभी कल के बातचीत में मैंने कहा था कि जो आर्म्स अम्युनिशंस आ रहे हैं इसराइल से, हम्म। इसराइल को जा रहे हैं, उसमें भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। और दूसरे जो इसराइल बेच रहा है दूसरे देशों के, जी। जिसमें अरब कंट्रीज भी खरीद रहे हैं, तो हम्म। उसमें 13% का इजाफा हुआ 2023 की तुलना से हम्म। 2024 में। और उस पैसे का क्या कर रहा है? वो खरीद रहा है इस तरह के बारूद, और गाजा में लोगों को बर्बाद कर रहा है। उनको उनके रहने का आशियाना को ठिकाना तो खत्म कर ही चुका है, बच्चों और औरतों को मार रहा है बेरहमी से। जी। 4 दौर की ईरान से हुई बातचीत के बाद जो मसौदा पेश किया गया अमेरिका के जरिए ईरान को, उस पर ईरान ने अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया। हालांकि आज बयान छपा आयतुल्लाह अली खामलाई का, उन्होंने साफ कर दिया कि हम यूरेनियम संवर्धन करना बंद नहीं करेंगे, हमें अमेरिका से समझौता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने कुछ देर पहले भी बात की कि ट्रंप ने 1 घंटे तक पुतिन से चर्चा की और उसमें ईरान का भी जिक्र किया कि भैया उनसे समझौता करवा दो। इस पे बातचीत हुई, और ट्रम्प के हिसाब से, ट्रम्प झूठ ही बोलते हैं वैसे, संभव है पुतिन ने कहा कि पुतिन मानते हैं कि ईरान के पास एटॉमिक बॉम्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन और भी क्या बातें हुई ईरान पे ये पता नहीं चला। और ईरान का बड़ा क्लियर कट स्टैंड है। यदि वहां के रिलीजियस चीफ की बात करें, तो वह तो खुलेआम कहते हैं कि तुम कौन कहते हो कि हम क्या बनाए नहीं बनाए। और हम अपना इस्तेमाल यदि एनर्जी के लिए कर रहे हैं और दूसरे अन्य चीजों के लिए भी कर रहे हैं, जिसका रेडिएशन में भी काम आता है, यानी मेडिकल साइंस में भी आता है, और लेटेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी में उसकी जरूरत पड़ती है, तुम भला इसे कैसे रोक सकते हो? हम तुम्हारी बात मानने को नहीं तैयार हैं। और अंदर अंदर हो सकता है कि 60% की जगह पे 20, 25 या 15% पर तैयार हो। लेकिन जिस तरह की अमेरिकी शर्त है, उन लोगों ने खारिज कर दिया, यहाँ की ईरान की सरकार ने भी खारिज कर दिया है। और जो दूसरे सवाल उठ रहे हैं कि यदि इसको हमें चाहते हो कि हम बंद करें, तो इसराइल को ही बंद करो, तो वह खुलेआम ईरान को बोलना चाहिए और अरब के दूसरे देशों को बोलना चाहिए जो कि इस बीच में समझौता करवा रहे हैं, चाहे कतर हो या ओमान हो, कि भाई तुम इसराइल पे भी सवाल उठाओ कि उसके पास एटम बॉम्ब क्यों है। जी। लेकिन मैं सवाल उठाना चाहता हूं सर पुतिन पे। ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान को लेकर पुतिन से बात की, तो क्या वो पुतिन को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम ईरान के मसले में ना घुसो, या ये कहना चाह रहे हैं यार ये ईरान वाले थोड़े जिद्दी हैं, तुम थोड़ा बीच में आ जाओ, मामला हो जाएगा, मेरी भी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी, मुझे भी पीस प्राइज मिल जाएगा? ये कह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, चूंकि मुझसे हो नहीं रहा है छठे दौर की हालांकि बातचीत होने की हो रही है, मीडिया में आ रहा है। लेकिन वह ट्रंप की मदद, ट्रंप जो है पुतिन की मदद चाहते हैं। हम्म। और पुतिन ने आश्वासन दिया कि यदि संभव है तो मैं करूंगा, ट्रंप के हिसाब से। हम्म। पुतिन का अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया कि क्या बातें हुई नहीं हुई। हम्म। तो इसकी संभावना है कि हो सकता है पुतिन बात करे, लेकिन इससे ईरान को यह फायदा होगा कि जो ट्रंप कह रहे हैं कि समय खत्म होता जा रहा है, वो बम बनाने वाला है। और इसलिए यदि नहीं मानता ईरान, तो हम आक्रमण कर सकते हैं, या इसराइल कर देगा। इसराइल ऐसे अपने आप नहीं करेगा। तो पुतिन के मध्यस्थता से यह होगा कि ईरान को कुछ और समय मिलेगा, या हो सकता है आक्रमण हो ही ना हो। इनफैक्ट जिस तरह की दोस्ती या जिस तरह का एग्रीमेंट नॉर्थ कोरिया के साथ हुआ है, हम्म। रूस का उसी तरह का, या बेलारसिया के साथ हुआ है, उसी तरह का ईरान के साथ भी होना चाहिए था। संभवतः ईरान के शासक इसके लिए तैयार नहीं है।
जी। चलिए देखते हैं क्या होता है। वैसे अब सीरिया में भी वो परमाणु ठिकाने तलाशे जा रहे हैं जो बशर अल असद के जमाने में बनाए गए थे। आईएए की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। देखते हैं क्या निकल के आता है। हूतियों ने अब मिसाइल के साथ ड्रोन भी चलाना शुरू कर दिया है। यानी उनके ड्रोन अब इतने जो है कामयाब हो चुके हैं कि वो यमन से उड़कर इसराइल तक पहुंच जा रहे हैं। और आप तो जानते ही हैं, ये ड्रोन पहुंच गया था नेतन्याहू की खिड़की तक, तो इनका ड्रोन हो सकता है सीधे बेडरूम के अंदर ही घुस जाए। ज्यादा खतरनाक हो सकता है हिजबुल्लाह वाले से भी। खैर, अब रुक कर लेते हैं हम भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी का। और यहाँ जो पहला अपडेट हमारे पास आ रहा है वो भी यूएनएससी से है। यूएनएससी में एक कमेटी है सर, एंटी टेररिज्म करके, आतंकवाद विरोधी। उसका उपाध्यक्ष बना दिया गया पाकिस्तान को, जबकि हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का अड्डा है। तो हमारे जो लोग घूम के आए हैं, क्या वो ढंग से कोई बात कर नहीं पा रहे हैं क्या? आईएमएफ उसको लोन दे रहा है, एफएटीएफ की लिस्ट में उसको डाला नहीं जा रहा है, तो उसको रियायत दी जा रही है। ये सब चल क्या रहा है? हमारे लोग जो घूम के आए हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, कोई गाना गा रहा है, ठहाका लगा के लोग हंस रहे हैं। बल्कि जब हमारे नागरिक पहलगाम में मारे गए थे, उस समय भी बिहार में जो हो रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जिस ढंग से हंस रहे थे, तो मुख्य मुद्दा यह नहीं था कि हमारे 22 या 26 लोग मारे गए हैं। मुख्य मुद्दा यह था कि अब इस आपदा को हम लोग अब कैसे एक अपना इशू बना ले, उसको अवसर में बना ले। खैर, जहां तक पाकिस्तान की बात है तो दुनिया का बहुत ही, मतलब बहुत ही खराब स्थिति है। अब हम्म। सऊदी अरबिया को कुछ समय पहले तक पूरे विश्व भर में महिलाओं के अधिकार के रक्षा के लिए, उनकी बराबरी के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उसको हेड बनाया गया था। हम्म। अब ये चीज है, और उसका हेड कौन बनता है? तो एमबीएस बन रहे हैं। वो हमें पता है कि उनकी क्या नजर है, क्या नहीं है। खैर, पाकिस्तान को बना दिया गया है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखते हैं पाकिस्तान में खुद अपने आप में, जबकि उसका इतिहास रहा है, और उसके खुद उसके जो आजकल के जो मंत्री, उन्होंने भी खुलेआम कहा है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली, खासकर पाकिस्तान आर्मी ने ऑफिशियली टेररिज्म को बढ़ावा दिया है। हम्म। चाहे वो अफगानिस्तान में रहा उस तरफ, चाहे हमारे तरफ भारत में रहा, और अभी भी खत्म करने में असफल रहा है। और उसको इस तरह की चीजों का हेड बनाया जाए तो क्या होने वाला है, अब वही लोग जाने। मेरे समझ तो कुछ खास होने वाला नहीं है जी। एक कल वाली वही बात आ जाती है जो टेलीग्राफ ने रिपोर्ट छापी कि डिप्लोमेसी में जो है पाक हावी हो रहा है हमारे ऊपर। और यहाँ एक चीज और, तालिबान के ऊपर हम, मतलब तालिबान के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे थे। उस तालिबान को लेकर यूएनएससी की जो कमेटी बनी हुई है उस पे वो लगाने के लिए, प्रतिबंध वगैरह लगाने के लिए, उसका हेड भी पाकिस्तान को बना दिया गया। अब कुछ न कुछ चीजें हमारे खिलाफ जा रही हैं। मैं इसको मात्र यही नहीं कहूंगा कि हमारी विदेश की जो नीति है उसमें कुछ गड़बड़ियां आ गई, वो तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे जहां तक अफगानिस्तान की बात है, वह पाकिस्तान के कारण नहीं, बल्कि चीन के कारण वह पासा पलटा है, हम्म। और कुछ नहीं है। तो यह, जहां तक विदेश नीति होती है, एक लंबी प्रक्रिया होती है, उठापटक होता है। आप देखिए, वियतनाम किसी समय में 1975 में पूरे अमेरिकी सैनिक वहां बुरी तरह भागे थे, भारी बेइज्जती हुई थी। और आज उसी वियतनाम में अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं और उनकी पूंजी पहुंचती है। तो लंबी समय तक धैर्य के हिसाब से काम करते रहे तो हम्म। वह काम होता है। और हम्म। अफगानिस्तान के हेड बने जो भी बने, हम्म। और यह भी देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अमेरिका जो है वो शांति के, अमेरिका के राष्ट्रपति शांति के दूत हैं। और आह। इसके पहले जब जाते हैं अजरबैजान में तो कहते हैं तीन तीन बदन और एक जान। जी। तो मतलब शगुफा छोड़ने में ये लोग कोई भी किसी से कम नहीं है जी। तो क्या शगुफे छोड़कर, चाहे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो या बिलावल भुट्टो जो आजकल अमेरिका पहुंचा हुआ है और यूएन में जाके बता रहा है सब कुछ के साथ, हमारा पानी बंद कर देगा भारत, देखो 24 करोड़ लोग प्यासे मर जाएंगे, हम तो पीड़ित हैं, हमने कुछ नहीं किया पहलगाम में, हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई कमेटी बना लो, दोनों देशों में कभी कोई लफड़ा झगड़ा हो उसमें पहले बात रखी जाए, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही। वो जो पीड़ित बन के दिखा रहा है या तारीफ कर रहा है दूसरे देशों के नेताओं की, खासकर अमेरिका की, उसका फायदा उसको पहुंच रहा है क्या? थोड़ा मोड़ा तो पहुंचेगा ही, वह तो दिख रहा है। और जहां तहां भाग रहे हैं लोग, हमारे लोग भी जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो इस युद्ध के पहले, मतलब दर्जनों दर्जन देशों में गए हैं। उसका कितना फायदा मिला नहीं मिला, हाँ, वित्त पूंजी हमारी जरूर बढ़ी है, चाहे वो अदानी का हो या उनके यहाँ के हमारे यहाँ, वो बात अलग है। चलिए, और जी सेवन जहां में इस तक बार, जी कश्मीर सेवन में की इस बार बात है बुलाया कि तो जा 300, नहीं रहा है।
G7 में तो बुला नहीं रहे इस बार। अब देखिए वो कनाडा में हो रहा, कनाडा हमारे खिलाफ चला गया, हमने कनाडा को खिलाफ कर दिया है। हम्म। और यदि कनाडा नहीं बुला रहा है तो हम जबरदस्ती नहीं जा सकते। इस हम्म। पे मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि मीडिया में ऑलरेडी इसके लेकर मजाक बना रहे हैं। बिल्कुल। हमारा काम यदि है, यह दिखाना नहीं है कि इस पूंजीवादी देश के जो चेहरा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे आरएसएस का हो, उसकी बुराई में हम लगे रहे, बल्कि पूरे पूंजीवादी सत्ता को कैसे उखाड़े, उसके कारण ये हो रहे, दिखाए। आज नरेंद्र मोदी के पहले जो थे, क्या वह समाजवाद के लिए काम कर रहे थे? बिल्कुल नरेंद्र सही। मोदी के बाद आएंगे वो भाजपा को समाजवाद के लिए करेंगे? हम्म। बिल्कुल नहीं। और एक बात मैं कहना जो चाह रहा था हम्म। कि जो हमारी विदेश नीति में था नेहरू के समय से और उसके बाद से इंदिरा गांधी के समय में, खासकर कि कश्मीर के मसले मसले में हम बाहर के लोगों का हस्तक्षेप नहीं मानेंगे। हम्म। लेकिन अब चूंकि ऑलरेडी हो चुका है, इतना एक्सपोज हो चुका है, क्यों ना भारत अपना नैरेटिव बदले। हालांकि हमारी हम्म। बात कोई सुनने वाला नहीं है। और अमेरिका जो अभी हमारे काफी नजदीक है, थोड़ा मोड़ा कुछ पैसे की बात है उधर मांगना चाहते हैं, जीएसटी वगैरह जो भी उनका जो टैक्सेस है हमने घटा रखे हैं, जो वहां से हमारे यहाँ सामान आता है, टैरिफ वगैरह। तो क्यों नहीं हम दबाव डलवा के कश्मीर का कुछ मसला सुधारें, कुछ हिस्सा करें? क्योंकि पीओके में भी वहां की जनता भी हजारों हजार की संख्या में, हमारे यहाँ के लोग परेशान है, वहां भी परेशान है, लेकिन कुछ ना कुछ समझौता हो सकता है यदि हम नया नैरेटिव पे जाएं तो। जी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपको, और आपको कुछ नया करना है और नई सोच पैदा करनी है तो उसके अंदर या उसके लिए वाकई में आपके पास 56 इंच का सीना होना चाहिए। दिखावटी जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।